अगर आप 200 साल पीछे चले जाएं, तो क्या देखेंगे? कल्पना करिए कि आप एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां वक्त की चाल बैलगाड़ी के पहियों के साथ आगे बढ़ती है। हवा में डीजल या पेट्रोल का धुआं नहीं, बल्कि भीगी मिट्टी, गोबर और दूर कहीं जलते चूल्हों की खुशबू घुली हुई है। यह सन 1800 का भारत है। यह वह समय था जब इतिहास करवट ले रहा था। एक ओर सदियों पुराने विशाल वट वृक्ष जैसे साम्राज्य अपनी पकड़ खो रहे थे, और दूसरी ओर 7 समुंदर पार से आए कुछ व्यापारी अपनी जेब में तराजू और हाथों में अदृश्य बेड़ियां लेकर इस सोने की चिड़िया को कैद करने की तैयारी में थे। यह कथा सिर्फ तारीखों और राजाओं तक सीमित नहीं है। यह उस सन्नाटे की दास्तान है जो किसी बड़े तूफान से पहले छा जाता है। आइए धूल भरी पगडंडियों पर चलते हुए उस अखंड भारत को करीब से समझते हैं जो आज के नक्शों में कहीं गुम हो गया है। सन 1800 का भारत आज के भारत जैसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप उस समय किसी ऊंचे टीले पर खड़े होकर नजर डालते तो आपको कोई तारबंदी या सीमाएं दिखाई नहीं देती। यह वह दौर था जब भारत का विस्तार काबुल और कंधार की पत्थरीली पहाड़ियों से शुरू होकर बर्मा यानी म्यांमार के घने जंगलों तक फैला हुआ था। उत्तर दिशा में हिमालय अपनी पूरी भव्यता के साथ प्रहरी बनकर खड़ा था, और दक्षिण में हिंद महासागर अपने उफनते लहरों से इस प्रायद्वीप के चरण धो रहा था। इस विशाल भूभाग में करीब 17 करोड़ लोग रहते थे। सुनने में यह संख्या आज के 140 करोड़ के मुकाबले छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय यह दुनिया की सबसे घनी और समृद्ध आबादियों में गिनी जाती थी। मगर यह जनसंख्या शहरों में नहीं, बल्कि जंगलों और गांवों में बसती थी। उस समय का भारत जंगलों से भरा देश था। एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए इंसान को कई बार शेरों की दहाड़ और हाथियों के झुंड से गुजरना पड़ता था। प्रकृति और इंसान के बीच एक अनोखा संतुलन था, खतरनाक लेकिन पवित्र। संगीत, दिल्ली के लाल किले की दीवारों की चमक अब वैसी नहीं रही थी जैसी कभी शाहजहां के समय में थी। 18वीं सदी के अंत तक आते आते मुगल सल्तनत एक बूढ़े शेर जैसी हो गई थी, जिसके पास न तो शिकार करने की ताकत बची थी और न ही दहाड़ने का दम। बादशाह शाह आलम द्वितीय तख्त पर जरूर बैठे थे, लेकिन उनका अधिकार दिल्ली से पालम तक ही सीमित रह गया था। मुगल दरबार, जो कभी कला, संस्कृति, संगीत और शक्ति का केंद्र था, अब साजिशों का अड्डा बन चुका था। खजाने खाली हो रहे थे और दीवारों से कीमती रत्न उखाड़ लिए गए थे। यह वह समय था जब भारत की केंद्रीय सत्ता का सूर्य अस्त हो रहा था, और इस अंधेरे का लाभ उठाने के लिए कई ताकतें तैयार थीं। आम जनता, जो कभी बादशाह को ईश्वर की परछाई मानती थी, अब अपनी सुरक्षा के लिए स्थानीय सरदारों और बाहुबलियों पर निर्भर होने लगी थी। दक्षिण और मध्य भारत में भगवा ध्वज लहरा रहा था। मराठा साम्राज्य, जिसने मुगलों को कमजोर कर दिया था, 1800 तक आते आते खुद आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा था। पुणे के शनिवारवाड़ा में पेशवाओं की सत्ता थी, लेकिन सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ जैसे सरदारों के बीच अविश्वास बढ़ चुका था। अंग्रेज, जो बेहद चालाक रणनीतिकार थे, इस स्थिति को समझ चुके थे। मराठा ही वह अंतिम दीवार थे जो अंग्रेजों को पूरे भारत पर कब्जा करने से रोक रहे थे, लेकिन यह दीवार अंदर से कमजोर होती जा रही थी। आपसी संघर्ष ने उस शक्ति को कमजोर कर दिया था जो कभी अटक से कटक तक अपना प्रभाव रखती थी। अब बात करते हैं उस तीसरी ताकत की, जो न इस धरती की थी और न ही इस धर्म की, दी ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग मसाले, काली मिर्च और मलमल का व्यापार करने आए थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें व्यापारी से शासक बना दिया। सन 1800 का दृश्य देखिए। कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे के बंदरगाहों पर बड़े जहाज खड़े हैं। उनसे उतरते गोरे अफसर, जिनकी आंखों में जिज्ञासा से ज्यादा लालच था। उन्होंने मुगलों की कमजोरी और मराठों की फूट को अपनी ताकत बना लिया। उनकी रणनीति युद्ध से ज्यादा कागजों पर चलती थी। वे पहले किसी राजा के दरबार में उपहार लेकर पहुंचते, फिर मित्रता करते और अंत में सहायक संधि के नाम पर उसकी सेना खत्म कर अपनी सेना थोप देते। राजा को लगता वह सुरक्षित है, जबकि वह अपने ही महल में कैद हो जाता था। 1800 वह मोड़ था जहां भारत एक समृद्ध राष्ट्र से उपनिवेश बनने की ओर बढ़ चुका था। गांव का किसान खेत में मेहनत कर रहा था,
जुलाहा करघे पर कपड़ा बुन रहा था। इस सच्चाई से अनजान कि लंदन में बैठे व्यापारी उनकी किस्मत तय कर चुके हैं। महलों की चालबाजियों से हटकर अब चलते हैं उस असली भारत की ओर, जो मिट्टी के घरों और फूस की छतों के नीचे सांस ले रहा था। अगर आप उस समय के किसी गांव में पहुंचते तो आपकी जेब में खनकते सिक्कों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। वह दुनिया पैसों से नहीं बल्कि भरोसे और जरूरतों के आधार पर चलती थी। इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन गांव वालों के लिए यह सिर्फ लेन देन का तरीका नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका था। सुबह सूरज निकलते ही कुम्हार का चाक घूमने लगता और किसान अपने हल को बैलों के साथ लेकर खेतों की ओर निकल जाता। जब फसल तैयार होती तो वह सिर्फ किसान के घर तक सीमित नहीं रहती थी। उसका एक हिस्सा उस लोहार को दिया जाता जिसने हल बनाया था, कुछ हिस्सा उस नाई को मिलता जिसने पूरे साल सेवा दी थी, और एक भाग उस पुजारी को दिया जाता जो मंदिर में पूजा करता था। सोचिए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां महंगाई का कोई डर नहीं था। अगर आपके पास अनाज है और आपको मटका चाहिए तो आप अनाज देकर मटका ले सकते थे। न कोई टैक्स, न जीएसटी और न बैंकिंग का झंझट। यह व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि गांव अपने आप में आत्मनिर्भर इकाई बन चुके थे। बाहर चाहे दिल्ली में मुगल हो या मराठा, गांव की जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती थी। भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। यहां की समृद्धि का कारण सड़कों पर पड़ा सोना नहीं बल्कि लोगों का हुनर था। 1800 के शुरुआती समय तक दुनिया भर में भारतीय कारीगरों की ख्याति फैली हुई थी। बंगाल के जुलाहे अपने करघों पर इतनी महीन मलमल बुनते थे कि उसे बुनी हुई हवा कहा जाता था। कहा जाता है कि ढाका की मलमल का पूरा थान एक अंगूठी से निकल सकता था। यूरोप के राजा रानी भारतीय कपड़ों के लिए ललचाते थे। हमारे मसाले उनके भोजन में स्वाद भरते थे और हमारी लकड़ी से बने जहाज इतने मजबूत होते थे कि अंग्रेज भी उनकी तारीफ करते थे। उस समय दुनिया के लगभग 25% व्यापार में भारत की हिस्सेदारी थी। लेकिन यही समृद्धि आगे चलकर मुसीबत बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की नजरें इसी दौलत पर टिक चुकी थीं। 19वीं सदी की शुरुआत के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सबसे पहले उस वस्तु विनिमय प्रणाली पर चोट की गई जो समाज को जोड़कर रखती थी। लगान अनाज की जगह नकद पैसों में मांगा जाने लगा। सोचिए, उस किसान की मजबूरी जिसके पास अनाज तो है लेकिन जेब में पैसा नहीं, उसे मजबूरी में अपनी फसल सस्ते दाम पर साहूकारों को बेचनी पड़ती थी। यहीं से गरीबी और कर्ज का चक्र शुरू हुआ। जुलाहों की हालत भी खराब कर दी गई। भारतीय कपड़ों पर भारी कर लगा दिया गया और इंग्लैंड के मैनचेस्टर में बने सस्ते कपड़े यहां बेचे जाने लगे। धीरे धीरे चरखे की आवाज कम होने लगी और कारीगर मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। भारत अब उत्पादन करने वाला देश नहीं रहा बल्कि अंग्रेजों के सामान का बाजार बन गया। वे यहां से कच्चा माल सस्ते में ले जाते और तैयार माल महंगे दामों पर बेचते। इसके अलावा किसानों को अफीम और नील उगाने के लिए मजबूर किया गया। खेतों में जहां पहले अनाज उगता था वहां अब नील और अफीम की खेती होने लगी। इससे जमीन बंजर होने लगी और किसानों की हालत और खराब हो गई। अब चलते हैं समाज की ओर। उस समय परिवार संयुक्त होते थे। एक ही घर में कई पीढ़ियां रहती थीं। यही परिवार सुरक्षा का सबसे बड़ा सहारा था। लेकिन समाज में जाति व्यवस्था भी बहुत मजबूत थी। लोगों की पहचान उनके काम से नहीं बल्कि जन्म से तय होती थी। शिक्षा सीमित थी और महिलाओं की स्थिति कमजोर थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलित थे। यात्रा करना भी आसान नहीं था। लोग बैलगाड़ी या पैदल चलते थे और रास्तों में डाकुओं का खतरा रहता था। धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया और लोगों में असंतोष भी बढ़ने लगा। यही असंतोष आगे चलकर 1857 की क्रांति में फूट पड़ा। तो दोस्तों, यह था 1800 का भारत, एक ऐसा देश जो समृद्ध होते हुए भी धीरे धीरे गुलामी की ओर बढ़ रहा था। यह हमारे पूर्वजों के संघर्ष और धैर्य की कहानी है, जिसकी बदौलत आज हम आजाद हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपको लगता है कि 1800 का भारत वाकई सोने की चिड़िया था?